अटारी की बात की थी, तो इन्होंने दो हिस्सों में कर दिया है, डिलवा अमृतसर एंड अमृतसर अटारी, जो इनका ऑलरेडी वहाँ प्रावधान है। ये नेशनल हाईवे 3 है सर। सर डिलवा से अमृतसर तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गोल्डन गेट और गोल्डन गेट से इंडिया गेट तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वो बाईपास का जो पार्ट गाह है वो इकट्ठे हो जाते हैं। सर मेरा मानना था कि जो गोल्डन गेट मान्ना वाला जो टोल है वहाँ से लेकर जो इंडिया गेट है वहाँ तक 6 लेन की प्रोविज़न जरूरी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ हम इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर वो पूरे का पूरा करीब स्ट्रेच है 20 किलोमीटर का, वो सारा ही 6 लेन होना चाहिए और उस पर लाइटिंग का प्रावधान होना चाहिए। और मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि जो जलंधर टू डिलवा हुई है, पहले रोड बनी हुई है, उसकी रोड राइडिंग क्वालिटी बहुत पुअर है। उसके जो बम्प है, जो ब्रिजेज हैं उसके ऊपर बहुत बड़े बम्प है जो हर आने जाने वाले को बहुत तंग करते हैं। और ये प्रॉब्लम जो बम्प की प्रॉब्लम है ये हर जगह जितने भी आपके बन रहे हैं वहाँ दिक्कत आ रही है। ये काइंडली आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और मेरा जो क्वेश्चन है सर, जो बाईपास है, अभी तक क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं यही बता रहा था कि 6 लेनिंग जो है वो बाईपास तक की है। तो मैं कहना चाहता हूँ बाईपास से जब आप 354 जोड़ते हैं NH 354 अमृतसर टू गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर वहाँ भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ भी हमें एलिवेटर रोड की ज़रूरत पड़ेगी। 6 लेन जब आप इसको करोगे तो उसको भी साथ आपको करना होगा। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो 6 लेन जो बाईपास है क्या वो ब्लैक स्पॉट में आपके पास है? करीब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच ये पड़ेगा। आपने ब्लैक स्पॉट बोला, ब्लैक स्पॉट तो 1-2 जगह हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मानावाला से लेकर गोल्डन गेट टू इंडिया गेट, ये स्ट्रेच बहुत बड़ा है सर। और दूसरी जो पठानकोट अमृतसर पठानकोट NH 15 की बात बोली सर, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है सर, वो जो NH 3 से शुरू होता है मंत्री साहब, रोड NH जो अमृतसर से पठानकोट जाता है, सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन है इसी पे होती है। उसकी वजह से रोड बीच में बैठ चुकी है, टोल सबसे ज़्यादा इसी पे वसूला जाता है। और जहाँ से ये शुरू होता है अमृतसर बाईपास NH 3 से NH 15 निकलता है, वहाँ से लेकर वेरका तक लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारा कमर्शियल है। आगे सारे कॉलेज है हमारे सोइया गांव तक, और वहां तक भी लाइटिंग होना बहुत जरूरी है सर। माननीय मंत्री जी। स्पीकर महोदय, ये जो 3 रोड्स है जिसके बारे में सम्मान्य सदस्य ने उल्लेख किया था, ये 2010 में उस समय की सरकार में BOT में दिए गए थे। बाद में जिसको दिए गए थे उस कंपनी NCLT में गई और उन्होंने मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया, उसको टर्मिनेट किया गया। और सम्मान्य सदस्य जो जानकारी दे रहे वो सही है कि इस रोड में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, करीब 35,000 PCUs का ट्रैफिक है। और निश्चित रूप से इस रोड पर पुराने समय से कुछ काफ़ी एक्सीडेंटल स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स थे। अब हमने उसके लिए करीब 260 करोड़ के 4 ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूवमेंट करने के भी ऑर्डर दिए। बाद में ये तीनों रोड को 6 लेन करने के बारे में भी मैंने सूचना दी है। और इसमें ये अब शहर के आजू बाजू में इसमें डेवलपमेंट हो गई, तो ये अर्बन पार्ट आ गया है। तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से उसको लाइट लगाकर सब व्यवस्था करके ये निश्चित रूप से होगा। माननीय सदस्य प्लीज। पर ये नहीं हुआ। ये जो नहीं हुआ इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई होगा तो ये जो BOT में जिसको प्रोजेक्ट दिया गया था 2010 में, वो उसने बराबर काम नहीं किया, वो कंपनी के कारण अड़चनें आई थी। अब वो उसको टर्मिनेट कर दिया हमने, वो काम हम अपने डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और ट्रैफिक के हिसाब से इसको सबको 6 लेन करेंगे। इसमें जो 6 लेन करते समय रोड के साइड में नई लैंड एक्वायर्ड करने में अड़चन जाएगी, तो बीच वाला जो पार्ट है उसको कम करके उसको सोल्यूशन निकाल कर एग्जिस्टिंग इसमें ही उसकी विड्थ को बढ़ाने के बारे में भी सूचना दी है और ये होगा। पर मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ दिल्ली अमृतसर कटरा ये 30 किलोमीटर दूरी पर ये नया एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और 35,000 करोड़ का है, 650 किलोमीटर। और इसमें कम से कम पैकेजेस काफ़ी अवार्ड हो गए हैं। आपके क्षेत्र में भी अब अलाइनमेंट पक्की होगी, वहाँ भी अवार्ड हो गया है। तो ये जो नया एक्सप्रेस हाईवे जब बनेगा तो ट्रैफिक काफ़ी उधर भी जाएगा, तो ये समस्या और दिक्कत कम होगी। पर अभी जैसी सूचना आपने की थी कि लाइट लगाने के बारे में, रोड की विड्थ बढ़ाने के बारे में, ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के बारे में उसकी सूचना दी गई है। मंत्री साहब, मैं
आपका पहले धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे आप अमृतसर तक लेके गए हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप मेरी बात एक थोड़ी सी समझ ली, सप्लीमेंट्री ये है कि जो 6 लेन है वो बाईपास जो बना है ना जी अपना, वो बाईपास है। आप अटारी, जब आप अमृतसर अटारी चलते हैं उस पे ऊपर वो बाईपास आएगा। ये करीब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। स्पॉट तो आपने वो क्लियर कर दिए, लेकिन ये स्ट्रेच ज़्यादा लंबा है। ये आप जैसे बोला कि वो कारपोरेशन एरिया के अंदर है, और कारपोरेशन एरिया के अंदर ये पहले से बना हुआ, ये रोड बनने से पहले कारपोरेशन एरिया था, बाद में नहीं हुआ। लेकिन इसको 6 लेन और लाइटिंग का अच्छा प्रबंध, और जो NH-34 को चलता है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जब हम मिलते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ आपको एलिवेटेड रोड का प्रबंधन करना होगा। इसके लिए सर आप काइंडली ये बता दीजिए कि 6 लेन अमृतसर बाईपास जो है उसके लिए जरूर प्रावधान कीजिए जी। इसमें पहला वो अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर, इसकी टोटल लेंथ है 35.93 किलोमीटर, और इसमें 205.88 करोड़ का प्रोजेक्ट BOT एन्युटी पर था। 2010 में आपकी सरकार के समय ये अवार्ड किया गया था। अब प्रेजेंट स्टेटस है कि इसका ऑपरेशन किया था, उसको 20 साल का अवधि दिया गया था। अब उसको टर्मिनेट किया हमने, और इसके साथ साथ अब इसको हम लोग जो आपने जितनी सूचनाएं दी वो करके हम कर रहे हैं। इसमें एलिवेटेड जो बनाना है उसका भी 6 लेन के साथ 6 लेन एलिवेटेड का ये DPR जो है वो प्रोग्रेस में है, और इसका एयरपोर्ट रोड के लिए अमृतसर बाईपास की कनेक्टिविटी वो भी इसमें है। और हमने ये पूरा शहर में होने के कारण इसको वन टाइम इसमें एक बार इसका डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करने के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसको हैंड ओवर कर देंगे। पर आपने जैसा सुझाव दिया कि 4 एक्सीडेंट स्पॉट पर हम लोग 260 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, फिर 6 लेन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, लाइट भी लगा रहे हैं, और ये तीनों रोड के बारे में जो अमृतसर अटारी का आपने बताया, फिर अमृतसर पठानकोट सेक्शन का जो डेवलपमेंट वर्क है वो 102 किलो, उसमें भी इसमें कुछ पार्ट आता है, और तीसरा जो है कि अमृतसर बाईपास पार्ट ऑफ अमृतसर अटारी वाघा उसका भी पार्ट आता है। तो ये सब इसमें किया है, और ये 4 ब्लैक स्पॉट जो इम्प्रूवमेंट करने के दिए हैं, उसमें एक 6 लेन फ्लाईओवर एट एग्जिस्टिंग टांगरा टाउन एंड 6 लेन VUP एट एग्जिस्टिंग किलोमीटर नियर मलियन टाउन। बाद में दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिवेटेड स्ट्रक्चर इन रैया एट किलोमीटर 419 जो है उसके साथ है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन फ्लाईओवर एट ये जो है ये इन फ्रंट ऑफ धूबराजा रोड, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ VUP एट कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर ब्रिज जो है वो भी वाइडनिंग करने के साथ इसके साथ जोड़ा है। चौथा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिवेटेड हाईवे इंक्लूडिंग VUP एट जंक्शन ऑफ अमृतसर तांडा NH फ्रॉम 451 to 452। तो ये टोटल ये इसकी कॉस्ट जो है ये करीब 260 करोड़ रुपए है। ये पूरा उसमें लिया गया है, हम पूरा ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर कारपोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट हैंड ओवर करेंगे, और फिर नया जो आपका हाईवे होगा अमृतसर कटरा का वो उसके साथ एडिशनल होगा। जब मैंने दिया आप तो दे रहा हूँ जनाब। NH-44 का आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 200 दिन 1 साल में बंद रहती है। 10 साल से आप ये बना रहे हैं, और एक ख़ास सेगमेंट है जो प्रॉब्लम दे रहा है वो रामबन बानीहाल का। क्या आप पहाड़ आ रहे हैं, आप रोड बना रहे हैं तो पहाड़ नीचे आ रहा है, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, तो क्या एलिवेटेड रोड का आप एक सोच सकते हैं प्रोविज़न रामबन से बानीहाल तक, ताकि ये हर मौसम में ठीक रहे, और फिर जो बेनिफिट है इस जो आप टनल बना रहे हैं उसका प्रैक्टिकली एक बेनिफिट हो जो यातायात के लिए। ये क्वेश्चन में तो नहीं है सर। जम्मू कश्मीर है, पूरा देश है। ये जम्मू से श्रीनगर हम बहुत बड़ा रोड बना रहे हैं, इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टनल भी बना रहे हैं, और ये जो रामबन वाली बात है इसमें 2 पैकेजेस में प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम में पैकेज एक गैमन इंडिया के पास है, और एक जो पैकेज है वो हमारा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के पास था। सर इसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर इसमें जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट में फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस ही नहीं दिए। हम पीछे पड़ करके मैं 5 से 7 मीटिंगें ले चुका हूँ। चीफ सेक्रेटरी को मैं खुद यहाँ से फ़ोन कर चुका हूँ। उस समय महबूबा जी थे, उनके साथ मैंने मीटिंग कराई थी।
तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें क्लियरेंस नहीं हुई। यहाँ काम करना बहुत कठिन है क्योंकि पहाड़ी है और पहाड़ी गिर जाती है। तो इसमें कम से कम 3 न्यू टनल हो रही है। टनल और साहब एक टनल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है वो नाम से, वो आप देखिए, वो स्टेट ऑफ आर्ट टनल है। और उस टनल में अंदर जाने के बाद उसके साथ एयर कंडीशनिंग जैसा आता है, पूरा हवा बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ एस्केप टनल बनाई गई है और वो ये रोड पूरा अच्छा बनेगा। अब इस रोड के लिए क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर थे वो वापस चले गए वो काम करने की स्थिति में। तो गैमन इंडिया एक काम कर रहा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर देखकर उसके तरफ उसी रेट में वो काम पूरा करके उनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करके हमने मार्ग निकाला है और वो काम चल रहा है। काम होगा एक साल के अंदर, ये रामबन वाले दोनों काम पूरे हो जाएंगे। एक काम 60% हुआ है और एक काम कुछ 55% हुआ है। और निश्चित रूप से ये दोनों काम करना प्रायोरिटी पर है क्योंकि इम्पोर्टेंट रोड है और इसके साथ काफ़ी बड़ी बड़ी टनल भी बन रही है। तो ये 1 साल के अंदर ये रोड पूरा हो जाएगा। श्री दीपक बेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के लिए केंद्रीय बजट में मंजूरी मिल चुकी है लगभग 15,000 करोड़ का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट रायपुर जगदलपुर NH से होते हुए रायपुर से लगभग 80-50 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट की ओर मुड़कर सीधा उड़ीसा जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से कहना है, क्योंकि बस्तर जिले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को अच्छे से पता है, अब छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर है और उसमें उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। हम लोग के लिए उड़ीसा एक स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ, इस प्रोजेक्ट में हम लोग को किसी प्रकार की बदलाव नहीं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा कहना है क्या आने वाला भविष्य में रायपुर पंजाब का है। जी, आप पूछ रहे हो छत्तीसगढ़ नहीं, का। मैं ऐसी सिंपल सा है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आने वाला समय में रायपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम, दे दे, नहीं तो आप इनको व्यक्तिगत बुलाएं। रायपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम में जोड़ने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाएंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे, क्या मंत्री जी बता दें माननीय अध्यक्ष महोदय। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, शुरुआत तो हुई पंजाब से, फिर पहुंची कश्मीर में और अब पहुंच गई विशाखापट्टनम और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की तैयारी है। पहली बात तो अच्छा हुआ उन्होंने पूछा, तो मुझे शायद जानकारी मैं दे रहा हूँ, एक आधी कम ज़्यादा हो सकती है। ये रायपुर से विशाखापट्टनम ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ रेलवे का ट्रैफिक जाम है और विशाखापट्टनम पोर्ट में जो माल आता है वो आ नहीं पाता इधर रायपुर में, बहुत बड़ा उसका प्रॉब्लम है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे आग्रह किया था और हमने विशाखापट्टनम से लेकर रायपुर तक हम लोग नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल। उसके 4 पैकेजेस अवार्ड भी हो चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसके भूमि पूजन के लिए समय भी मांगा है। ये 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और बीच में थोड़ा महाराष्ट्र सबका फ़ायदा करने वाला है। और ये प्रोजेक्ट अभी लगभग शुरू हो गया है। 4 पैकेज अवार्ड हो चुके हैं, 6 पैकेज टेंडर प्रोसेस में है और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर ये करीब 26,000 करोड़ का हाईवे ये पूरा होगा और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट आंध्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सबको इसका बहुत फायदा। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर और विशाखापट्टनम तक पहुँच गए तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ मैं। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरिद्वार कहते हैं, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के बीच में टोल है जो कि नहीं होना चाहिए। लोग सुबह आते जाते हैं, उनको टोल देना पड़ता है। जब DPR बना और एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उसमें दिक्कत ये भी हुई है सब, नॉर्मली 60 किलोमीटर पे टोल लगता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये जानते हुए कि ये टोल म्युनिसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, हर महीने पूर्णमासी पर वहाँ लाखों लोग आते हैं, उसके बावजूद 40 किलोमीटर पे टोल दिया। 40 किलोमीटर पे मेरे यहाँ। मेरा माननीय मंत्री जी से, और एक जो गंगा के पुल पे ब्रजघाट पे गंगा के पुल की मरम्मत पिछले 4 साल से लगातार चल रही है। एक तरफ से बंद है रास्ता, सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं और पता नहीं माननीय मंत्री जी इतने एफिशिएंट है। अधिकारियों ने जो जवाब दिया मेरे को, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला
दिसंबर 6 जून 2020 को कि वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा 2020 तक। अभी फरवरी में मेरे को जवाब दिया है 4 फरवरी को कि वो पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, अभी पिछले 8 तारीख को जब दिशा की बैठक मैंने ली तो मुझे NHAI के PD ने बताया कि साहब कम से कम 6 महीने और लगेंगे, इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसकी मरम्मत पर, लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा। देख लेना माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पुराने सरकार के समय ऐसे कुछ टोल है कि जो शहर के अंदर आते हैं, अगर उनको रद्द किए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पेंसेशन मांगता है, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत जगह पर उस समय स्वीटनर ऐड करने के हिसाब से ऐसे शहर के बाजू में टोल बनाए गए, वो गलत है और अन्याय करने वाले हैं। उसको निकालने के बारे में निर्णय हुआ है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूँगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। मनीष तिवारी जी। दूसरा, सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये टोल में चोरियाँ भी बहुत होती थी। अभी इस समय कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल का इनकम 24,000 करोड़ साल का था, वो 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था। पर अध्यक्ष महाराज, हमने एक फास्ट ट्रैक लाया और 93% फास्ट ट्रैक अब लागू हो गया। अब 7% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो डबल टोल भर रहे पर फास्ट ट्रैक नहीं लगा रहे। हम फुकट में दे रहे तो भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे रहस्य क्या है, उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जो GST और बाकी रॉयल्टी फायल्टी छोड़कर जा रहे हैं तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं होना चाहते। पर अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो 7% पे पुलिस कार्रवाई करो, ताकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि इसके बाद टोल के बारे में आपको GPS जो लगेगा, तो अभी नए गाड़ियों में लग कर आ रहा है, और पुरानी गाड़ियाँ जिसमें GPS नहीं, वो हम अपने तरफ से फुकट में लगा देंगे, वो GPS भी आपको लग जाएगा और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये निकल जाएगा। सर, रही बात इन्होंने जो बताई है जिस ब्रिज की, उसकी मेरे पास अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बुलाकर मैं एक बार वेरीफाई करूंगा। पर यह आपने इसके पहले भी एक बार लोकसभा में ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद है 3 साल पहले पूछा था। हाँ, तो आप एक काम कर, यहाँ प्रश्न पूछने के बजाय आप एक आधे बार मेरे पास चाय पीने के लिए तो आ जाइए मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो निश्चित रूप से सर। मनीष तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। करते थे उस टाइम। अध्यक्ष महोदय, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहब का ये 400वीं जयंती है और एक सड़क है जो हरमंदिर साहब को। ये भी बताओ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, बड़ा उत्सव मना रहे हैं, भी तो बताओ। मैं अध्यक्ष जी मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं कि उस कमेटी में जो पंजाब के MP हैं उनको जरूर शामिल करवा दीजिएगा। हाँ अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि वो सड़क है वो हरमंदिर साहब को तख्त केसगढ़ साहब से जोड़ती है और आगे नैना देवी जाती है, और हरमंदिर साहब और तख्त केसगढ़ साहब सिख धर्म के 2 सबसे बड़े पवित्र स्थान हैं। अध्यक्ष महोदय कि 25 फरवरी 2019 को माननीय मंत्री जी ने खुद उस सड़क की अपग्रेडेशन का शिलान्यास किया था और 581 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उससे 2 वर्ष पहले मंत्री जी ने खुद उसको नेशनल हाईवे इन प्रिंसिपल की अप्रूवल दी थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अध्यक्ष जी कि पिछले 2 वर्ष में जब से वो शिलान्यास हुआ है उस सड़क में एक पत्थर भी नहीं लगा है। मैं मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं और बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 400वीं जयंती है और हरमंदिर साहब से बहुत लोग तख्त केसगढ़ साहब जाते हैं, जो बाहर से भी आते हैं श्रद्धालु, वो एक सर्किट है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो शिलान्यास आपने किया था, जो पंजाब के लोगों से जैसे आपने वायदा किया था, उसको कृपालता जल्दी पूरा करवा दीजिए। माननीय स्पीकर महोदय, हमने करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर था वो रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में पूरा करके आजकल सभी लोग वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो अमृतसर से पाकिस्तान बॉर्डर तक बनाया। उसके साथ साथ दिल्ली कटरा जो है, इसमें एक सवाल ऐसा है कि अमृतसर के बाहर से ये एक्सप्रेस हाईवे जा रहा था, तो अमृतसर के अंदर जाने पर उसके ऊपर 6 गुरुद्वारे महत्वपूर्ण थे,
जिनका गुरु तेग बहादुर जी से संबंध था, तो हमने उसमें ये भी निर्णय किया कि ये एक्सप्रेस हाईवे बनाते समय ये जो 6 गुरुद्वारा उसके ऊपर आते हैं उसका भी काम हम करके उसको भी हाईवे करके अच्छा बनाकर उसकी भी एंट्री करके अमृतसर से अंदर जाकर उसको फिर बाहर जोड़ देंगे, ये भी निर्णय किया है। तीसरा जो इन्होंने कहा ये एग्जैक्टली मुझे ठीक से अभी मेरे पास जानकारी नहीं, क्योंकि वो प्रश्न इसमें नहीं था, पर आप ऐसा करिए कि मेरे पास आइए, मैं वेरीफाई करूंगा। जनरली प्रॉब्लम एक आ रहा है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अवार्ड नहीं करते प्रोजेक्ट, और उसमें लैंड अवार्ड करने में कुछ जगह दिक्कतें आई हैं, और उसमें से राज्य सरकार ही अवार्ड करती है, एक्वायर्ड करती है लैंड। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में, पर इसका एग्जैक्ट कारण मुझे मालूम नहीं है। पर जैसे आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री और मैं खुद आपके पास आए थे जून 2019 में, हमने आपको आग्रह किया था, मैं 3 बार उसके बाद आपसे खुद मिला था, मैंने आपको आग्रह किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पूरा डीपीआर बनने के बाद ही आपने उसका शिलान्यास किया था, क्योंकि कोई भी मंत्री जब तक पूरा डीपीआर नहीं बन जाता अपने आप शिलान्यास नहीं करता किस सड़क का। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर इसमें काम शुरू ही नहीं हुआ। तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, मेरी आपके से विनम्र विनती है कि ये बहुत ही एक जरूरी सड़क है पंजाब के लिए, जरूर इसको करवा दीजिए। मैं जरूर उसमें जानकारी लेके उनका श्री नारायण वो नहीं होगा। नहीं मैं तो आप ऐसा करिए, अगर ये पहले से कुछ अगर दे देंगे जानकारी तो मैं भी जानकारी लेके आऊंगा। तो कश्मीर से विशाखापट्टनम नारायण भाई आपको इस मंत्रालय में 6-7 साल हो गए। हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता गुजरात आ हूँ गया कि 2015 में माननीय गडकरी साहब ने भगवान सोमनाथ का दर्शन करके सोमनाथ वेरावल भावनगर NS का भूमि पूजन किया था, और मैं भी इसके साथ था। तो 2018 में वो काम पूरा होने वाला था, 254 किलोमीटर का ये NS है, लेकिन अभी तक 50% काम हुआ है। इसमें पैकेज 2 और पैकेज 3 पूरा का पूरा अभी काम 2 साल से बंद है, और लोग वहाँ इतना परेशान है कि मेंटेनेंस का भी काम हो नहीं रहा। और पिछले पैकेज 2 और पैकेज 3 का जो अगला एजेंसी था वो भी टर्मिनेट हो गया, नया एजेंसी आया है 2 एजेंसी, अभी उसने भी काम चालू नहीं किया है, और मेंटेनेंस का भी काम पूरा नहीं हो रहा। अभी 2015 और 2021 इतने सालों हो गया, फिर भी अभी 50% से ज़्यादा काम हुआ नहीं है, और अभी टोल भी चालू कर दिया है। तो लोग भी वहाँ परेशान है, मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ तो रोड पे चल भी नहीं सकते। तो ये काम कब पूरा होगा और कितने समय में मेंटेनेंस होगा, और ये रोड NS का काम कब पूरा होगा, वो माननीय मंत्री जी बताएं। धन्यवाद। काम अटका हुआ है, अब उस कॉन्ट्रैक्टर को हटाया गया है, नया टेंडर निकाला है, उसको रिप्लेस किया गया है। बैंक के साथ बीच में हाईकोर्ट में भी केस गई थी, उसके भी लिटिगेशंस हुए थे, और अब नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है। उन्होंने शायद मेरे जानकारी से अब काम शुरू किया है, और ये काम अभी जल्दी पूरा होगा। अभी सर क्वेश्चन नंबर आप थोड़ा करिए, नहीं किया 322 हो गया, रिकॉर्ड आ गया। श्री M.K. राघवन जी, माननीय मंत्री जी। विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस विषय के बारे में मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके वजह से NS 66 का काम आज काफ़ी प्रोग्रेस के ऊपर हो रहा है। NH 66 जो है वो पनवेल से चालू हो रहा है, तो 66 और 766 इनको कनेक्ट करने की इसमें पेपर या पोर्ट कनेक्टिविटी का इसमें प्रश्न है। तो मैं विनंती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी को कि पिछले 15 साल से NH 66 की जो शुरुआत का रास्ता है पनवेल से इंदापुर तक का, आपके माध्यम से अभी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन मैं विनंती करना चाहता हूँ कि 15 वर्षों से ये रास्ता न होने की वजह से कई समस्या दिक्कतें आ रही है। जैसे इंदापुर से गोवा तक आपने रास्ते को बढ़ावा दिया है, वैसा ही काम ये जल्दी से जल्दी गणेश चतुर्थी के पहले पूरा करके NH 66 का काम पूरा करने की व्यवस्था करेंगे क्या?
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो हाईवे के संदर्भ में पूछा है, और एक्चुअली जो प्रश्न है वो बेगपुर पोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी के संदर्भ में है। तो बेगपुर पोर्ट ये केरला का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है, कोचीन के बाद दूसरा नंबर का पोर्ट है, और वहाँ दो बर्थ आज के दिन में ऑपरेशनल है। और बेसिक जो क्वेश्चंस था वो था कि उसको कनेक्टिविटी के लिए मालापारम बीच से नेशनल हाईवे 66 को जोड़ना है कि नहीं। तो नेशनल हाईवे नंबर 66 को जोड़ने के लिए हमने प्लान किया है। उसके लिए डीपीआर के लिए टेंडर फ्लोट हो गया है, और ये दोनों दृष्टि से ये बेगपुर पोर्ट को भारतमाला योजना के अंतर्गत हम जोड़ देंगे, जैसे कि पोर्ट का डेवलपमेंट हो। ये प्रश्नकाल एक ऐसा समय है जब आप लोगों को संपूर्ण डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी पूरी देश की मिल जाती है, इसलिए कोई उत्तर मध्य प्रदेश सबसे पूछने से ये पता चल जाता है। महोदय, मैं भी कुछ जानकारी। श्री अच्युतानंद सामंत जी। अध्यक्ष महोदय, आपका माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूँ, भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट ए रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे इज बीइंग लेड थ्रू कोरापुट एंड नवरंगपुर. The project is facing many problems and hurdles. Recently, review meeting was also taken where NHI officers were present. Whether the government can provide details of the current status of the said project. थोड़ा विषय का डाइवर्जन हो रहा है। माई सेल्फ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, मेरा मकसद है सागरमाला योजना के अंतर्गत पोर्ट कनेक्टिविटी को लेके भारत सरकार की क्या योजना है, उसके लिए कुल मिला के भारतमाला में सागरमाला में 88 हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है। कई प्रोजेक्ट हमारी मिनिस्ट्री बना रही है, कई प्रोजेक्ट पोर्ट स्वयं बना रहा है, और कई प्रोजेक्ट हमने NHI को दिया है। उसमें से 68 प्रोजेक्ट ये सागरमाला योजना ने कहने से नेशनल हाईवे बना रहा है। इट्स पार्ट ऑफ भारतमाला, और भारतमाला इज अंडर ऑफ हाईवे मिनिस्ट्री। तो जो पोर्ट कनेक्टिविटी का जब विषय है, तब भारत सरकार केवल कोई विषय को टोकन, मोदी गवर्नमेंट टोकन नहीं सोचती, वो टोटल सोचती है। और सारा देश में नेशनल हाईवे की ग्रिड बने, सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल लोकेशन से कनेक्टिविटी हो, पोर्ट से कनेक्टिविटी हो, ऐसे लोकेशन को आइडेंटिफाई करके सभी माइनर पोर्ट हो, मेजर पोर्ट हो, उसको कनेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से आज के दिन में 88 में से सर कुल मिला के 22 प्रोजेक्ट हमने पूरा कर लिया है। बाकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और हम हमारी समय मर्यादा में प्रोजेक्ट को पूरा करके पोर्ट की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे। श्री राजीव प्रताप रूडी। ये बड़ा ही जटिल सवाल है। इसमें ऊपर लिखा है भारतमाला, नीचे लिखा है परिवहन, उसके साथ लिखा है वाटरवेज, तो बड़ा जटिल है। लेकिन ये सौभाग्य है कि आज दोनों विभाग के मंत्री हमारे सामने, और विशेष करके तो गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इधर इन्होंने एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बिल्डिंग का उद्घाटन किया जो 16 साल में पूरा हुआ था। तो आपने आश्वस्त किया था अपने भाषण में कि सभी अधिकारी जो उस बिल्डिंग का निर्माण 16 साल में किया, उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी उसमें। तो हम लोग इंतजार में है कि वो काम आपने पूरा किया कि नहीं। माननीय मंत्री जी जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है। अब देश में क्या होता है कि कोई पुल बना देता है, कोई सड़क बना देता है। अब हमारे यहाँ नेशनल हाईवे ने पुल बना दिया, सड़क बना दिया छपरा से मुजफ्फरपुर का, और PWD का पुल छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी ने हमें इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया 37, जो गंगा के गंडक से शुरू, सोनपुर से शुरू होकर के काठमांडू तक जाने का रास्ता बनना है। अब बीच में अब ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है, क्योंकि बीच में 722 जो रेवा घाट पर पुल है वो PWD का रोड है। हाईवे नेशनल हाईवे है। जब प्रोजेक्ट बना तो उसमें पुल को इंक्लूड ही नहीं किया। अब इनका जहाज नहीं चल रहा है, इनका पुल नहीं बन रहा है, तो बेचारे राजीव प्रताप रूडी क्या करें। तो माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, माननीय मंत्री जी ने बड़े मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, बड़े मंत्री जी के विभाग में मैंने इस विषय को उठाया। और सिर्फ इसलिए कहना चाहूंगा कि पत्रों का सिलसिला सुना जाए महाराज। 23 मार्च 2020, 24 जुलाई 2020 करते करते मैं लगभग 17 चिट्ठी लिख चुका हूं। और हर तरह मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि आप मंत्री जी, आप सांसदों की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात आपके बारे में है कि आप सांसदों की बात करते हैं। बाकी लोग सरकार की भी बात करते हैं, आप सरकार की बात करते हैं, लेकिन आप सांसदों की बात करते हैं, ये सबसे बड़प्पन है आप में।
लेकिन कभी आप कभी प्रश्न क्या आप हमारे आग्रहों को जब स्वीकार कर लेते हैं और जिसकी घोषणा कर देते हैं तो एक मॉनिटरिंग सेल सर बना दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद वो मॉनिटरिंग सेल अगर अनुचित हो तो आप तुरंत कह दीजिए कि ये नहीं बनाएंगे, नहीं बन सकता है। लेकिन एक बार सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई कि इस काम को कराना है और आपने उसकी स्वीकृति दे दी, छानबीन करा ली, तो आपका मॉनिटरिंग सेल इस सरकार के सदस्यों के उस कार्य के निष्पादन के लिए उस काम को पूरा कराने का कार्रवाई करे। और इसी क्रम में आपने जो भारतमाला योजना के तहत जेपी सेतु पर बिहार के मुख्यमंत्री ने लिखा है भारतमाला के लिए जेपी सेतु पर जो 4 लेन बनाना है, अब एक योजना बन गई कि 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बीच में भारतमाला लागू नहीं होगा। भारतमाला आपने पहले घोषणा किया, उसके बीच में 2 नेशनल हाईवेज आ गए। माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछ लें। मेरा एक ही प्रश्न है, एक तो जेपी सेतु पर पुल का निर्माण का जो बिहार सरकार ने आपसे आग्रह किया भारतमाला योजना में स्वीकृत है, और दूसरा है कि रेवा घाट पर जो ये पुल बनना है ताकि हमारा बड़ा जहाज उस नदी से, गंडक नदी से नेपाल तक पहुंच सके। ये 2 विषयों के बारे में दोनों मंत्री मिलकर अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी। ठीक है, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राजीव प्रताप रूडी जी ने जो प्रश्न किया है, हमारे राजीव प्रताप रूडी जी के साथ व्यक्तिगत भी हम बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है वाटरवेज डेवलप करके उसके एक क्षेत्र में कालूघाट टर्मिनल हमें बनाना है। मेरे पास एक रिकमेंडेशन आई है बिहार सरकार की ओर से, वो पोर्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ बड़ा वेसल चलेंगे। यहाँ पटना तक, कालूघाट तक 2.5 मीटर का ड्राफ्ट आज ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। 2.5 मीटर ड्राफ्ट में अच्छा एक मिडल साइज का वेसल चल पाएंगे, और उसको देखते हुए उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पारादीप, आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें पारादीप में पोर्ट दो, पारादीप में आपको पोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ ही रिवराइन पोर्ट बन जाएगा, वहाँ से बिहार का कार्गो मूव करेगा, और वाटरवेज के माध्यम से आप डायरेक्ट समुद्र से जुड़ जाएंगे और समुद्र से आप एक्जिम कार्गो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित हो रही है। अच्छा काम है आपका। 323 नहीं, माननीय सदस्य प्लीज। 323 श्री गोपाल ठाकुर जी। माननीय सदस्य पर रख दिया गया। माननीय सदस्य महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में 161 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन उत्तर बिहार को जोड़ने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए हम बधाई देना चाहता हूं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 का जिक्र किए हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों के बीच काफ़ी कम है। इसके बेहतर कार्यान्वयन हेतु इस योजना के प्रचार प्रसार एवं लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर उठा सकते हैं, क्योंकि भविष्य को देखते हुए ऊर्जा का इससे अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता। महोदय, दूसरा विषय माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है पीएम कुसुम योजना का, जिसमें इस योजना के तहत 2 मेगावाट क्षमता तक का सौर विद्युत संयंत्र लगाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि इस योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच कोई जानकारी बहुत नहीं है, तो क्या मंत्री जी इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने और प्रखंड स्तर पर एक सहायता केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बना रहे हैं, ताकि संबंधित लोग इस योजना का लाभ उठा सके? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही माकूल है, बहुत ही अच्छा है, और इस पर हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय देखेंगे कि 1-1.5 महीने के अंतर्गत जगह जगह प्रखंड कार्यालयों में, पंचायत कार्यालयों में हमारे रूफटॉप योजना के भी और कुसुम योजना के भी पोस्टर्स, बैनर्स लग जाएंगे, क्योंकि माननीय सदस्य का कहना सही है कि जब तक कि लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक वो मांग कहाँ से पैदा करेंगे। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन प्लान हमारा स्वीकृत है, और उसके लिए हम लोगों ने जिम्मेवारी भी तय कर दी है कि कौन कहाँ होर्डिंग और पोस्टर लगावेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि ये हो रहा। क्वेश्चन नंबर 338 भी क्लब किया जाता है। श्री दुष्यंत सिंह जी, हो गया, आपने एक साथ 2 पूछ लिए थे इसलिए। स्पीकर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर सर, इन्हें पूछा है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने सोलर लाइट्स, सोलर लैंप्स और सोलर पंप्स के बारे में बोला है। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम जो प्रांत से हम लोग आते हैं, माननीय स्पीकर साहब आते हैं, और हम लोग के यहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा है और वहाँ से आप लोग ने बड़े पार्क्स बनाए हैं, तो क्या आप हमारे क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए जो सोना उगाते हैं हमारे लिए, और क्या हम हमारे लिए एक आप ग्रामीण क्षेत्र में एक नई नीति बना के हमारे किसान भाइयों के लिए, सोलर पंप्स के लिए, हमारे क्षेत्र में जहाँ बिजली नहीं मिलती है वहाँ सोलर लाइटिंग के लिए, क्या आप पंचायतों के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे एमपी लाइट अभी नहीं है, तो क्या आप एमपीज़ के द्वारा, सभी एमपीज़ के द्वारा, क्या आप हमें ये योजना की कुछ हमें वो अंश देंगे जिससे हम आपको लिख के, केंद्र सरकार को लिख के, हमारे लोकसभा क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों के लिए सोलर पंप्स लगाने के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगाने के लिए, क्योंकि जो सोलर वोल्टिक जो प्लेट्स हैं बड़ी सस्ती हो चुकी हैं, रेट कम हो चुके हैं। कौन से एजेंसी हमारे यहाँ क्षेत्र में काम करेंगी और हमारे क्षेत्र में काम करते करते हमारे लोगों को किस तरह से, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, ये माननीय मोदी जी का कहना है। अध्यक्ष महोदय, इस सब के लिए हमारे पास अलग अलग योजनाएं हैं। किसानों को अपने पंप को सोलराइज करने के लिए हमारे कुसुम योजना है, वो अपने डीजल पंप को सोलराइज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने आवंटन दिया है, जिसमें राजस्थान को भी काफ़ी आवंटन हमने दिया है। ये सोलर पंप, ये डीजल पंप को भी सोलराइज कर सकते हैं, और जो ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं, बिजली से चलते हैं, उसको भी सोलराइज कर सकते हैं। और एक और हमने इसमें व्यवस्था रखी है कि जो एग्रीकल्चर फीडर है वो पूरा एग्रीकल्चर फीडर सोलराइज हो जाएगा। तो तीनों के अंतर्गत राजस्थान को हमने पर्याप्त आवंटन दिया है। और एक और इसमें अंश है कि किसान अपने बंजर भूमि पर भी 2 मेगावाट तक का सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीद लेंगी। तो बाकी सभी हमारे काम अच्छे तरह से चल रहे हैं। सिर्फ जहां पर कि किसानों को अपने खेत में सोलर पैनल लगाना है, उसके लिए बैंकों से ऋण मिलने में, हालांकि बैंकों से हम लोगों ने चर्चा की, बैंकों से ऋण मिलने में उनको कठिनाई हो रही है, इसका भी समाधान हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स के लिए सांसदों के लिए एक योजना थी, जो कि जहाँ जो सब स्टेट्स में ये बिजली की पहुंच कम थी, वहाँ के लिए हम लोगों ने अजय योजना शुरू की थी, ताकि सांसद की मांग पर हम 2000 सोलर स्ट्रीट लाइट दे सके। वो उसमें समग्र राजस्थान शायद था नहीं, लेकिन एक और हमारी योजना है ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे पास आवंटन उपलब्ध है, और राज्य सरकार मांगेगी तो वो हम आवंटन देंगे, और आपके यहाँ गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स उसके अंतर्गत लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 सी थॉमस, माननीय मंत्री जी। सदन, उत्तर सभापति माननीय Sir, Honorable Minister has mentioned that 6 minority communities have been identified at national level, and the government is taking various measures for the welfare of these communities, especially those who are backward in education, so economic, social, and other parameters. In Kerala, the major communities, minority communities are only 2, that is Christians and Muslims. Out of the total population of the state, 18.38% is Christians and 26.56% is Muslims. Sir, I have only one question to ask to Honorable Minister. When we distribute the benefits to the various minorities,
it should be equitably distributed considering the population of the state. But it is understood that in the state of Kerala, it is being divided at 80 to 20%. So I would like to request the Honorable Minister to make an equitable distribution based on the number of population of each community. आदरणीय स्पीकर साहब, हमारी सरकार का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उसका उदाहरण और उसका प्रमाण आपको आपके केरला के संबंध में भी मैं बताऊंगा, पूरे देश के संबंध में बताएंगे कि जो अलग अलग केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका समान लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को भी हो रहा है। डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के रास्ते पे देश आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सवाल है, मोदी जी के आने से पहले एजुकेशनल एम्पावरमेंट के जो लाभार्थी थे वो 3 करोड़ थे। मोदी जी के आने के बाद इन 6 सालों में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के जो लाभार्थी हैं वो 4 करोड़ से ज़्यादा हो गए, यानी 6 साल में। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रोज़गार पूरक कौशल विकास के कार्यक्रम होते हैं, मोदी जी के आने से पहले मात्र 20,000 लाभार्थी थे। मोदी जी के आने के बाद 6,89,000 लाभार्थी इन 6 सालों में हुए। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्टार्टअप, स्टैंड अप, छोटे व्यापार करने वालों को, उसके अलावा आर्टिजन्स को, उनको जो है मोदी जी के आने से पहले जो है वो 6,94,000 बेनिफिशरी थे और मोदी जी के आने के बाद 8,50,000 बेनिफिशरीज हैं। उसी तरह से जो आपने कहा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की ये योजना थी, जो उसके बारे में सोच थी वो थी कि वो तमाम एरिया, वो तमाम इलाके जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ कॉलेज नहीं है, जहाँ हॉस्टल नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं है, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, या इस तरह के जो गैप हैं उसको कैसे भरा जाए। उसमें मात्र 92 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए थे। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 70% जो ज़िले हैं देश भर के या ब्लॉक्स हैं वो कवर कर लिए गए हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि वो उसमें कवर हो रहा है, उसी तरह से जैसे केरल है, केरल में मात्र 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट से आपको मालूम होगा, लेकिन आज जो है वो केरल में 1-2 डिस्ट्रिक्ट नहीं रह गए हैं। केरल में जो है वो बहुत से ज़िले हैं जो इसमें कवर कर लिए गए हैं और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत उसका लाभ उनको मिल रहा है। उसके अतिरिक्त मैं एक छोटी सी स्पीकर साहब कहना चाहूँगा, ये हमने बताया, लेकिन उसके अलावा जो हमने आकलन कराया उसमें 2 करोड़ गरीबों को जो घर मिला, जो 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ़ायदा मिल रहा है, 2 करोड़ 36 लाख लोगों को मुद्रा योजना का लाभ जो मिला है, और जो गांव थे वो जो दशकों से अंधेरों में थे, उन गांवों में जहां बिजली पहुंची है, 1 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का जो लाभ मिला है, फसल योजना लाभ 8 करोड़ 90 लाख लोगों को जो दिया गया है, 6 लाख से अधिक गांव में शौचालय मुक्त किए गए हैं, 42 करोड़ ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो लाभ मिला है। इन सभी में 22 से 38% वो गरीब हैं, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबके, जिनको कि इसमें लाभ मिला है, उसमें 50% महिलाएं हैं। तो इसलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है, बट डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, ये हमारा कमिटमेंट है। Sir, I have no doubt or I have no question about the intention of the government. Of course, I appreciate the efforts taken by the government for the upliftment of the minorities. Sir, my question was, shouldn't it be appropriate or shouldn't it be proper to divide the benefits according to the number of population of each community? That is what I was asking. Sir, my second question, the government was good enough to appoint the Sachar committee to find out the socio-economic condition of the Muslims in India. So like that,
I would also request, in Kerala, we Christians are facing so many difficulties. Most of us are agriculturists, farmers. The farming community is facing a lot of problems now. So I would request the government to appoint a committee or commission in the line of Sachar Commission to find out the socio-economic condition of other minority communities also, especially Christians. माननीय मंत्री जी। आदरणीय स्पीकर साहब, मैं जो माननीय सदस्य ने बात कही है उसको ध्यान में रखते ही हमारी सरकार समाज के वो सभी वर्ग, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम कर रही है। जहाँ तक आपने केरल की बात की, ये बात सही है, उससे पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इग्नोर रही होंगी, लेकिन मैं आपको माननीय सदस्य को जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2014 से पहले एजुकेशनल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 37 लाख बेनिफिशरीज थे, लाभार्थी थे। मोदी जी के इन 6 सालों में, मोदी जी के आने के बाद मात्र 6 सालों में 42,57,000 बेनिफिशरी इन केरला में ही है, केरला में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़रूरतमंद है उसको, एक तो हमने बिचौलियों की भूमिका खत्म करी, एक लीकेज की भूमिका खत्म करी, और हमारी, और इसके अलावा एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसके अलावा आपको मैंने जो बात बताई कि केरला में जो है वो, केरला में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? केरल में मात्र जो है वो 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट कवर थे। उसमें आपने कहा ना कि क्रिश्चियन भाई भी हैं और भी कम्युनिटी, 1-2 डिस्ट्रिक्ट कवर होते थे। और आज क्या है? आज जो है वो लगभग जो है 60% केरला के डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए हैं, आगे भी होंगे आगे। श्री रवनीत सिंह। स्पीकर साहब, सर चाहे आज का ये क्वेश्चन नहीं है पर मंत्री जी सक्षम है ये बताने के लिए। सर जम्मू कश्मीर में जो सिख हैं सर वो पंडित्स के बाद सेकंड मिनॉरिटी है, तो सर वहाँ पे जो मिनॉरिटी कम्युनिटी एक्ट है सर, एक तो उसे एक्सटेंड किया जाए सर, और दूसरा सर आप पता है बहुत बड़ा इशू वहाँ पे एजुकेशन का भी, पंजाबी वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में होनी चाहिए। और एक मैं आखिर में स्पीकर साहब कहूँगा भी जम्मू कश्मीर जैसे हमने पंजाब में शांति लाए हैं, अगर पंजाबियों को और सिखों को आप बढ़ाएंगे वहाँ पे, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ बहुत बड़ा योगदान ये लोग वहाँ की शांति में डालेंगे, और वहाँ पे जो ताकतें हैं देश के खिलाफ उनके साथ ये लड़ेंगे। इसलिए इनको जरूर मजबूत करिए, और जो मैंने ये प्रश्न पूछे स्पीकर साहब, मंत्री जी जरूर इसका आंसर। नमा नागेश्वर राव जी, ये तो जनरल पूछा है इन्होंने, जनरल बात। सर सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं केवल उनको ये बताना चाहता हूँ कि 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है, और बहुत सी हमारी योजनाएं थी केंद्र सरकार की जो कि 370 की वजह से लागू जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में नहीं होती थी, वो लागू होना शुरू हो गई हैं। और जो सिख भाई हैं वो हमारी जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उसमें आते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी जो सिख भाई हैं उनको भी पूरी तरह से लाभ पूरी मजबूती से मिलेगा। थैंक यू सर। सर ऑनरेबल मंत्री ने एक तो काफ़ी डिटेल का साथ जो है ना सर पूरा प्रोग्राम्स का डिटेल दे दिया, और बोलने का टाइम भी जो है ना सब जो भी किया है वो सब काफ़ी अच्छी तरह से बोला है, उसके लिए तो मंत्री साहब को धन्यवाद। और उसका साथ साथ जो है ना सर हमारा जो गरीब का घर में आज के दिन में क्या हो रहा है, गरीब का बेटी का जब वो बड़ा होता है तो उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको थोड़ा आपका ये हाउस का दृष्टि को लेके आना चाहता है साहब। इसमें हमारा रिक्वेस्ट है साहब, एक तो जो है ना इतना प्रोग्राम करने के बाद जो है आज के दिन में शादी करने में दिक्कत हो रहा है गरीब का जो है ना बेटी को। अभी जिस तरह से जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम रखा है, उसी तरह से बेटी को बचाओ शादी करवाओ, ये प्रोग्राम एक रखने के लिए अच्छा रहेगा साहब। हमारा जो तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक, ये प्रोग्राम से 1,16,1,600 रुपया हर एक घर को जो है ना हम लोग देता है साहब। 1,16,100 रुपया जब शादी होता है
शादी का जन्म में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के बारे में देता है। हमारा रिक्वेस्ट है साहब उसको थोड़ा ये प्रोग्राम का बारे में देके पूरा देश में इसको लागू करे। उसी का साथ साथ जो है ना साहब थोड़ा माइनॉरिटीज का जो है ना सर अभी भी इलिटरेट का परसेंटेज नहीं, उसमें जो है ना एजुकेशन में जो है ना सर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए भी क्या करना है उसका देखिए साहब। जरूर जो है ना सर ये प्रोग्राम पार्टी ये सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, ये गरीब का घर में शादी के लिए सब लोग मदद करना है। ये जो प्रोग्राम को पूरा इंडिया में इंप्लीमेंट करना है, ये हमारा मांग है सब। थैंक यू साहब। आदरणीय स्पीकर साहब, महिलाओं के बारे में और बच्चियों के बारे में जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है वो बहुत स्वाभाविक है। हम उसको हम जो है वो सर माथे पे लेते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति का खात्मा किया। इसी को ध्यान में रखते हुए बिना महरम के यानी बिना पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा पर मुस्लिम महिलाएं नहीं जा पाती थी। उस जो प्रतिबंध को खत्म करके और बिना महरम के मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर पिछली बार भी गई, उससे पिछली बार भी गए और आगे अब भी जाएंगी। और उसके साथ साथ ये विदाउट सब्सिडी जा रही हैं। उसके साथ ही जो हमने 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप बताई, उस 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई है, जिसकी वजह से जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो नीचे जा रहा है, घट रहा है। जहाँ तक आपने शादी की बात की, आपके राज्य में ये हो रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 325 श्री SR पार्थिगन। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 326 श्रीमती भावना गावित पाटिल जी। 326 सर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं मंत्री जी का सिर्फ धन्यवाद ही नहीं करना चाहती हूँ, तो हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब लोग धन्यवाद देते हैं क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वाशिम यवतमाल, उस वाशिम क्षेत्र के लिए करीबन 90% हाईवे के काम हमारे मंत्री जी ने पूरे किए हैं। अब मेरा ये जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट है वो आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो केंद्र सरकार के वो आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट की सूची में है। तो आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट है तो मेरा भी थोड़ा आकांक्षा बढ़ेगा, एस्पिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि 90% काम हुआ है तो 10% जो काम मेरे अभी तक बाकी है, तो क्या मंत्री जी 2022-24 के प्लान में मेरे क्षेत्र के रहे हुए आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट के काम उसमें समाविष्ट करेंगे क्या, ये मैं पूछना चाहती हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, ये बात सच है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ने 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स निकाले हैं और ये डिस्ट्रिक्ट निकालते समय जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उसे निकष पर ये किया गया है। और हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल, जहाँ फॉरेस्ट होता है, और उसके साथ साथ ये इसी एरिया में जैसे सम्मानित सदस्य कह रही हो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हमारी सरकार की पूरी तरह से, चाहे MSME हो चाहे कोई भी विभाग हो, हमारे सोच में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो शोषित पीड़ित दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए हम सबको जाने के लिए भी कहा, काम करने के लिए कहा, और अब मैं वहाँ कम से कम हमारे यहाँ से 1 लाख करोड़ बना रहे हैं। तो जैसे सम्मान्य सदस्य ने कहा, वाशिम में डिस्ट्रिक्ट भी विदर्भ का, जहाँ से सम्मान्य संसद आती है, वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। और ये डिस्ट्रिक्ट में और एक विशेषता है कि हमारे विदर्भ में, मैं भी नागपुर से हूँ, 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और आत्महत्याग्रस्त डिस्ट्रिक्ट में भी यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम ये भी आता है। और इसलिए इसके विकास के तरफ पूरी तरह से हमारा ध्यान है। जहाँ तक मेरे पास पत्र जो है जितने सम्मान्य सदस्यों के, उनके लगभग सब काम मंजूर किए हैं। और एक ROB का काम था, नहीं होने वाला था, वो भी हुआ है। पर अभी मुझे महाराष्ट्र का जो एनुअल प्लान है वो मेरे हिसाब से अभी 5,000 करोड़ का इस बार हमें वित्त मंत्री ने अच्छा बजट दिया है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही
मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि आप सबका एनुअल प्लान 3 गुना बढ़ा दो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखो। जितना आपको प्रोजेक्ट करना है उसके DPR, लैंड एक्विजिशन सब डिटेल लेके भेजो, जितना कराए उतने काम आप क्लियर करो, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में NHI पर आपको एनुअल प्लान में अभी तक आपने जो बोला था वो सब काम तो मैंने पूरे किए, मेरे पास आपके पत्र हैं। अब इसके अलावा अगर कोई चाहिए है तो मुझे तुरंत बताइए, मैं एनुअल प्लान में वो उसमें निश्चित रूप से लूँगा। और एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पहले प्रायोरिटी मिलेगी, मैं विश्वास देता हूँ। श्री श्रीनिवास पाटिल, धन्यवाद। आप पूछना चाहते हैं? एक मौका इनको दे दें। जी जी, अंकल काका गिली, कोई बात नहीं, थैंक यू। जैसे भावना जी ने बताया, आदरणीय गडकरी साहब ने जो अभी एक रिकॉर्ड किया है 44 किलोमीटर पर डे लंबाई बढ़ाने का, उसके लिए, और उनका जो रोड प्रोजेक्ट के बारे में हाईवे में काम चल रहा है वो प्रशंसनीय है। हालांकि मैं आपके साथ नागपुर में सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने का पहला काम 25 साल पहले हम दोनों ने किया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो सातारा क्षेत्र है उसमें पारगांव करके एक गांव है जहां एक्सीडेंट बढ़ते हैं, वो ब्रिज के बारे में, और अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक का कुछ सुविधा हो तो रात को जो एक्सीडेंट होते हैं वाहन खड़े रहने की वजह से वो टलेंगे। और कराड़ में मेरे गांव में एक कोल्हापुर नाका है जिसपे 3 लेन ब्रिज बना है और एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, तो 6 लेन करने की कृपा वो करे। और पूना से शेंद्रे तक हालांकि रोड बना है लेकिन हालत अच्छे नहीं, इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि और भी प्रशंसनीय होगा। खंबाटकी में 2 सुरंग बन रहे हैं, उसका भी काम अगर जल्दी से हो तो मैं आपका ऊपर दूंगा। मुझे जो अपॉर्चुनिटी साहब आपने दिए इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, ये सम्मान्य सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है, ये निश्चित रूप से आप सबके सहयोग के कारण ये डिपार्टमेंट के लिए अभिमान का विषय है कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड एक दिन में 25 किलोमीटर बिटुमेन 1 लेन का रोड 24 घंटे में पूरा करने का काम महाराष्ट्र में ही सोलापुर बीजापुर इस रोड पर हुआ। दूसरा, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 2.5 किलोमीटर 24 घंटे में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गया है। तो एक जैसे रूडी जी ने पूछा था कि मैंने एक बिल्डिंग बनने के लिए 2 साल के बजाय 12 साल लगे थे और 120 करोड़ के बजाय 350 करोड़ लगे थे, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो घुमाए भाषण मेरा, तो मैंने उसमें टीका टिप्पणी या नाराज़गी जताने के लिए कोई कमी नहीं की। पर मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं अच्छे काम के बारे में बताता हूँ तो वो अखबार वाले छापते नहीं, और जब टीका टिप्पणी करता हूँ तो वो छाप के आता है। तो पहली बात, डिपार्टमेंट में अच्छा काम भी करने वाले इंजीनियर्स हैं, और निश्चित लिए जो कुछ काम होता है जिसका श्रेय आप मुझे देते हो वो मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, वो कलेक्टिव टीम स्पिरिट है। सभी इंजीनियर से लेकर सब लोग बेचारे जब काम करते हैं तो भी यश मिलता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका है। सम्मान्य पाटिल साहब ने अभी जो उल्लेख किया है वो पुणे सातारा रोड के ऊपर काफ़ी समस्याएं थी, वो काफ़ी सुलझाई गई है। मुझे लगता है कि अभी इतने में पुणे में गया नहीं हूँ, पर शायद 1-2-3 महीने में वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर सातारा से कागल रोड है जिसमें उनका कराड़ में घर आता है, तो वो जो ब्रिज है उसको डबल करने के बारे में, और जो एक्सीडेंट स्पॉट होता है उसके बारे में, अगर वो NH होगा, क्योंकि मेरा अधिकार केवल NH पर ही है बिल्कुल, तो आप आज के आज मुझे उसका एक पत्र नोटिंग तुरंत दे दीजिए। एक्सीडेंट के बारे में हम बहुत संवेदनशील हैं, और मैंने ऑलरेडी ये भूमिका रखी है और इंस्ट्रक्शन दी है कि एक बार रोड नहीं बने तो चलेगा, पर एक्सीडेंट्स को रोकना है। सर, मैं सदन के सभी सदस्यों को आह्वान करूंगा कि इनके सबकी अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है, और सर ये कमेटी जिलाधिकारी उसके सचिव है, और मुझे बहुत दुखद इससे कहना पड़ता है कि कोविड से जितने लोग नहीं मरे, कोविड में 1,46,000 लोग अपने देश में भी गए हैं, और एक्सीडेंट में 1,50,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। और अध्यक्ष माननीय स्पीकर महोदय,
इसमें से 18 से 35 वयोगट के 65% यंग लड़के और लड़कियां हैं। और मेरा अनुरोध है कि ये काम हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का है। मैं सभी सांसदों को आह्वान करता हूँ कि ये कमेटी बनी है। हमारे यहाँ विकास महात्मे करके राज्यसभा के सम्मान्य सदस्य हैं, उनको मैंने उस कमेटी का कार्याध्यक्ष बनाया और उनने 85 ब्लैक स्पॉट्स रिमूव किए। पाटिल साहब, आपके अध्यक्षता में सातारा जिले की कमेटी अस्तित्व में है। आप उस कमेटी में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और म्यूनिसिपल कार्बन सबका आढ़ावा लीजिए। उस कमेटी का एसपी भी मेंबर है, कलेक्टर पर जिम्मेदारी है। और जो एनएचआई के तरफ से जो कमियां हैं वो मेरे तरफ भेजिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक सबको आह्वान करता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह मेरा पैर टूटा है। तो मैं आह्वान करता हूँ कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 एक्सीडेंट, ये अभी तमिलनाडु ने अच्छा काम किया। उन्होंने 1 साल में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 52% एक्सीडेंट कम किए और 54% लोगों की जान बचाई। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके स्टेट में भी तमिलनाडु का अनुकरण करके, और आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें कोई गतिरोध हो गए, कोई अड़चनें आएगी या राष्ट्रीय महामार्ग से मुझे तुरंत बताइए। मैं अपने बजट की पहली प्रायोरिटी ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए दूंगा। और अभी 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के और एडीबी से हमने लोन भी लिया है और स्टेट के भी ब्लैक स्पॉट को मदद कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये जो मरने वाले लोगों की संख्या है इसको कम करना है। कुछ अच्छे लोगों के यंग लड़के 22-23 साल के चले गए, लड़कियां चली गई, ये बहुत ही दुखद है। और इसलिए आप सब लोग आपके अध्यक्षता में आपके जिले को एक्सीडेंट मुक्त, 0 एक्सीडेंट, ये मिशन को आप अपना कर करिए। हम पूरा सहयोग करेंगे और ये अगर हमने सबने मिलकर किया तो हमारा देश आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स करने वाला और मरने वाले लोगों की संख्या हमारी वर्ल्ड में ज़्यादा है। आप सबके सहयोग से इसको कम करने के लिए सहयोग करिए। आप वो पत्र दीजिए, मैं तुरंत कर लूँ। जी, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 9 तक अंकित जो दस्तावेज हैं, जो श्री किरण रिजिजू जी के नाम, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री हरदीप सिंह जी पुरी, श्री मनसुख भाई मांडविया, जनरल बीके सिंह जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री रतनलाल कटारिया जी और श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी के नाम के आगे जो विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेज अंकित हैं, उनको आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री शिव कुमार उदासी जी। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 6 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 11, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, मैं अपने नाम के सामने तथा सूचीबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 2020-21 की 10वें और 12वें प्रतिबंध के अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12, श्री प्रताप राव जाधव जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 13, श्री नितिन गडकरी जी। जी। सम्माननीय स्पीकर महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस समय बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में घोषणा की थी। ये पॉलिसी हमारे देश के विकास के दृष्टि से और पर्यावरण के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में
उन्होंने हमें अधिकार भी दिए थे, उस पॉलिसी की घोषणा मैं आपके अनुमति से करना चाहता हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। आपको पता ही होगा स्पीकर महोदय कि ये काला धुआं छोड़ छोड़ के जाते हैं और जिसके कारण उनका डीजल और पेट्रोल का एवरेज भी कम होता है, वो उसके कारण भी नुकसान होता है। और पोल्यूशन के कारण दिल्ली जैसे शहर में और पूरे देश में हमने किस प्रकार की समस्याएं का सामना किया, ये भी आप सब लोग जानते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिसका उल्लेख अपने बजट के भाषण में किया था। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात होता है, पेट्रोल डीजल, जिसमें कि न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी के वजह से अत्याधुनिक प्रदर्शन भी होता है। ये जो BS4 था, हमने सबने मिलकर वो BS6 किया है और जिसके कारण पर्यावरण की समस्या काफ़ी बड़े प्रमाण में उसके कारण भी सोल्यूशन निकला है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सर, पंजाब में एक यूनिट ऐसा शुरू है कि वर्ल्ड में जो छोटे छोटे देश हैं उनको पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा नहीं है। आदरणीय इसके जहाज परिवहन के मंत्री यहाँ उपस्थित थे। उस समय मैं उसका मंत्री था तो हमने 18 मीटर का ड्राफ्ट किया है। तो दुनिया भर का 2 लाख टन का ये पूरा ऑटोमोबाइल का वेस्टेज हमारे देश में आएगा, क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लास्टिक कई बार इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी गाड़ियाँ आएगी भंगार में, इसको पूरी तरह से अलग अलग करके ये रॉ मटेरियल इससे बनेगा और इसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर MSME में हम बना रहे हैं। तो ये जो कांडला जैसी जगह है जहाँ 18 मीटर का ड्राफ्ट है, टुटीकोरिन है, तो वहाँ पोर्ट के बाजू में भी ये क्लस्टर बनाने की योजना है और जिससे हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 40% कम होगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आज का टर्नओवर 4,50,000 करोड़ का है और उसमें 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी जो 2 व्हीलर की इंडस्ट्री है, जिसमें हीरो है, बजाज है और TVS है, ये तीनों भी अपना 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रॉ मटेरियल्स, रबर, ये रिसाइकलिंग होने के कारण कॉस्ट कंपोनेंट की सस्ती होगी और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और उसके कारण हमारी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10 लाख करोड़ की बनाने का हमने योजना बनाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ स्क्रैपिंग मटेरियल को जैसे हम दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी हमने सिलेक्ट किया है। माननीय ऊर्जा मंत्री यहाँ उपस्थित है, मैं कार्यक्रम में उनके साथ गया था, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बहुत इंकरेज किया है। सर, ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके लिए भी हमने अभी स्पेशल हमारे विभाग ने हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में वो आता है, तो इसमें भारत सरकार की सभी संस्थाओं को बुलाया था, इसरो से लेकर DRDO से लेकर हमारी सभी लेबॉर्ट्रीज और साइंटिस्ट को। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी 81% हिंदुस्तान में बन रही है। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूँ कि ये कोई बात चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में 1 साल के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगी। और 2 साल के अंदर मैं अनुमान और विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पेट्रोल व्हीकल की 2 व्हीलर, उसकी 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा है, 2 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के ये 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बस,
ये इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत उतनी होगी और फ्यूल का खर्चा 10 गुना कम हो जाएगा। तो आप सबको मैं अनुरोध करूँगा कि आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मैं वहाँ बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी, मैं भी इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सब लोग भी धीरे धीरे बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक पर जाइए। देश की आयात जो है वो कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और ये स्क्रैपिंग पॉलिसी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और उसका फ़ायदा होगा। ये गाड़ियों के स्क्रैपिंग के वजह से स्क्रैप मटेरियल जो तैयार होगा उससे काफ़ी वैल्यू एडिशन भी होगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए हमने एक एडवाइजरी अब इशू की है कि जो स्क्रैपिंग करेगा अपने व्हीकल को, ट्रक को या बस को, तो वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जाने के बाद मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजिए। मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता, तो उनको आह्वान किया है कि आप 5% आप इसको सहूलियत दो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो समझो आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपये का इंसेंटिव वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से आपको नई गाड़ी खरीदने में पेट्रोल डीजल के तुलना में आपका एवरेज 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा और ऊपर से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये निश्चित रूप से इसका काफ़ी लोगों के लिए उपयोग होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट इसमें दी है। इससे लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी। और राज्य सरकार का और भारत सरकार का जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि 10 to 15% नए व्हीकल खरीदे जाएंगे। तो राज्य सरकार को भी जीएसटी का फायदा होगा, भारत सरकार को भी होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली इससे रोजगार मिलेगा। ये देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अभी सभी देश के वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, अभी मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिंदुस्तान में है। और 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 हब बनेगा। ये पॉलिसी से इसको बहुत ताकत मिलेगी। इसमें टर्नओवर 7.2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 15 लाख करोड़ का जीएसटी भरा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। मैं आप सब सांसदों को आह्वान करता हूं कि हमारे देश में पीपीपी मोड में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट हमको खोलना है। हम भारत सरकार से उसके लिए अनुदान दे रहे हैं। तो आप ये ड्राइविंग स्कूल और ये दोनों एक करके, अगर आपके विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्षेत्र है, अब देश में स्पीकर महोदय 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, लोगों को रोजगार चाहिए। तो आपके क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, फिटनेस सेंटर और पोल्यूशन सेंटर आप खोलिए। भारत सरकार से हम इसके लिए अनुदान भी देंगे और आपको मदद भी करेंगे। बैंक भी इसके लिए आपको लोन देने के लिए तैयार है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। अलाइड सर्विस सेक्टर और R&D जैसे क्षेत्र में भी इसके कारण बहुत रोजगार मिलेगा। स्क्रैप मटेरियल के ऐसे एलिमेंट्स भी प्राप्त होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च का काम हो रहा है, उसमें उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट पुराने गाड़ी में निकलता है, जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट न्यूडोनियम से मिलता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है जो EV में लगता है। तो वो उसी को निकालकर उसको प्रोसेसिंग करके वो EV में जाएगा, तो कॉस्ट भी कम होगी और फ़ायदा होगा। ये मैग्नेट केवल इंपोर्ट होता है, अभी हमारे देश में नहीं होता, तो ये हमारे देश में तैयार होगा। नियमित स्प्रैकिंग अगर की जाए तो उससे नियोडियम भी प्राप्त होगा, जिसमें ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक, ये जैसे लिथियम आयन बैटरी है तो सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन और इसके साथ साथ जिंक आयन, ये चारों का भी हमारे देश में रिसर्च हो रहा है। और 2-3-4 साल लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, बाद में ये तो एम्पल लेवल पर है और हमारे देश के टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं कि हम इसमें निश्चित रूप से आगे वर्ल्ड का लीडरशिप हमारे पास में आएगी। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, फ्यूल इफिशिएंसी भी ज़्यादा है और प्रदूषण भी कम है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में एक अपप्रचार किया जा रहा है कि तुम्हारी पुरानी गाड़ी स्क्रैप होगी, तुम्हारा नुकसान होगा, गरीब का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। इससे निश्चित रूप से फ्यूल इफिशिएंसी में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जब मुंबई पुणे हाईवे बनाया था तो 9 घंटे लगते थे, मैं समय मंत्री था महाराष्ट्र में,
तो लोग नाराज़ हो गए, टोल देना पड़ा। तो मैंने उनको कहा कि 9 घंटे के बजाय आप 2 घंटे, पौने 2 घंटे में आते हैं। तो 9 घंटे जो गाड़ी चलती है उसके बजाय 2 घंटे में आते हैं, तो फ्यूल कम हो गया। जब आपने अभी नई कोई गाड़ी का इंजन होता है, उसका एवरेज अभी इतना बढ़ता है और पुराने गाड़ियों का उससे आधा से भी कम होता है, धुआं छोड़ता है। तो ये फ्यूल की बचत भी इसमें है, इसलिए ये कोई जनता को भुर्दंड देने वाली बात नहीं है। और इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इसको ये शुरू किया है। इसका नोटिफिकेशन 30 दिनों की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में रहेगी। स्क्रैप में क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के फिटनेस और कमर्शियल वाहनों के मामलों में ऑटोमेटेड फिटनेस के माध्यम से जो केंद्र होंगे वो उसके बारे में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान जैसे जो वर्ल्ड में देश है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाए हैं वैश्विक मानकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में। और ये फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीन करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जाएगा। आप ये खत्म करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। तो वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन करके किया है। इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, अन्य परिणाम संरक्षा उपकरण केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। ये प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसे धुआं छोड़ने वाले अनफिट व्हीकल होंगे तो उसको डी रजिस्टर किया जाएगा। इसे डिस इंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के शुल्क बढ़ा हुआ है। फिटनेस परीक्षण कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि में 15 वर्ष तक वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि निजी वाहनों ने 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने से रोकने के उपाय के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ है। री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष तक निजी वाहनों के लिए लागू होगा। ये पॉलिसी बहुत हित में है। आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आप सब इसमें ज़रूर सहयोग करिए और फिटनेस सेंटर, पोल्यूशन सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की सरकारी योजना हर जिले में 2-2, 3-3 हमको देनी है। आप जरूर इसमें आगे आइए, हम आपको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 श्री राजकुमार सिंह जी। इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, इसमें कोई चर्चा भी नहीं होती है, स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर है जी। प्लीज Sir, with your permission, I rise to lay the following statements regarding the present status of implementation of the recommendations made in the following reports of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. The 36th report of the 15th Lok Sabha on international cooperation in new and renewable energy sector. The 6th report of the 16th Lok Sabha on the demands for grants. The 16th report of the 16th Lok Sabha on the demands for grants. And the 39th report of the 16th Lok Sabha on the demands for grants 89. Item number 15 Shri Purushottam Rupala ji. Respected sir, with your permission, I raise to make statement regarding the update status of implementation of the recommendations contained in 9th report of the Parliamentary Standing Committee on Agriculture on demands for grants 2020-21 pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. I seek your permission to lay the statement on the table of the House. Item number 16 Shri Kiran Rijiju ji. Sir, I rise to move that in pursuance of Section 6(1) of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda 2020, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामले आज जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।
0 शून्यकाल। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर कई बार इंसान बुरा हो सकता है लेकिन सर चेयर या कुर्सी नहीं बुरी होती। अब सर जो अमेंडमेंट आ रही हैं सर GNCTT जो दिल्ली में सर ठीक है, हमारा भगवंत मान के लीडर हैं केजरीवाल साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके काम ठीक है, ऐसे हैं। पंजाब में भी उन्होंने बहुत गुल खिलाए, लेकिन सर लोगों का कसूर नहीं है। अगर केजरीवाल किसी से दिल्ली से जब देश से नहीं बना रहा तो सर लोगों की क्या गलती है? हम दिल्ली को क्यों दोबारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं? सर एक दर्जा है मुख्यमंत्री का। हमने जम्मू कश्मीर को भी तोड़ दिया, अब दिल्ली को पड़ गए। केजरीवाल जाएगा और 100 आएंगे, पर सर दिल्ली जो उसका सर एक नेशनल कैपिटल है सर, दुनिया जानती है। अगर इसे डिल्यूट करेंगे सर, फेडरल सिस्टम को तोड़ेंगे तो हमारी छवि दुनिया में सर धूमल होगी। सर एक पार्लियामेंट में हमें ताकत देनी है, विधानसभाओं को ताकत वापस नहीं लेनी होनी सर। एक लिए केजरीवाल को अलग छोड़ो और दिल्ली पे रहम कीजिए, दिल्ली को इसी तरीके से उसकी ताकत दे के रखें। ये बात मेरी आपके द्वारा चेयरमैन साहब सरकार को कहनी है। थैंक यू। श्री कृपाल बालाजी तुमाने। श्री तुमाने जी नहीं है क्या? श्री कृपाल बालाजी तुमाने। अच्छा, श्री डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में अनेक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। साथ ही साथ सोलापुर नगरी औद्योगिक नगरी कहलाती है। सोलापुर शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो रहा है। सोलापुर जिले में तैयार की गई अनेक वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती है। जिस तरह सोलापुर एक औद्योगिक नगरी है, उसी तरह सोलापुर साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कलाकारों की एवं व्यंजनों का बहुत प्रसिद्ध केंद्र है। सोलापुर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमाएं लगी हुई हैं। इस कारण सोलापुर में इन राज्यों से आए हुए अनेक लोग बसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि दिल्ली हाट के तरह सोलापुर शहर में सोलापुर हाट का निर्माण किया जाए, ताकि सोलापुर में देश भर से आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु तथा व्यापारीगण इनको सोलापुर के साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तैयार की गई वस्तुएं और स्वादिष्ट तथा विशेष व्यंजन एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सके। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि इस केंद्र के लिए लगने वाली जमीन उपलब्ध कराने में सोलापुर प्रशासन सकारात्मक रहेगा। धन्यवाद। श्री विश्वेश्वर टुडू। थैंक यू स्पीकर सर। मेरा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का मयूरभंज में 3 आयरन और माइंस है। शुरू से तो टाटा कंपनी लीज लेके काम कर रहा था। इसके बाद 3 विभिन्न कंपनियों ने लीज में काम कर रहा है। अभी पता चला कि वो जो कंपनियों से 2 कंपनी वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे के लीज लिए है और काम भी कर रहा है। इस विषय पर हम माननीय केंद्र मंत्री को नज़र में लाया था, लेकिन अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। बार बार उस माइंस के सामने एजिटेशन हो रहा है। अभी भी हजार लोग वहाँ स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। वो जो कंपनी है, पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ अनसोशल फेलोज की सपोर्ट में इलीगली वहाँ से रेजिंग कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसलिए मेरा मांग है कि इसको छानबीन किया जाए और जो भी लेबर लोगों का प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि उन लोग का कॉम्पनसेशन है, ईपीएफ ठीक से जमा नहीं हुआ है, इसको भी देखना है और बाकी जो कुछ भी है उसको छानबीन किया जाए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। श्री भीमराव वसंतराव पाटिल। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I would like to draw the kind attention of the Honorable Minister for Women's and Child Development towards certain issue of mini Anganwadi workers in Telangana, sir.
In total, 4,000 mini Anganwadi workers are working in Telangana, and their nature of work is equal to that regular Anganwadi teachers. But unfortunately, they pay the other facilities that these mini Anganwadi workers get is much lesser than that of regular Anganwadi teachers, sir. Regular Anganwadi teachers are provided with assistant and paid 10,500, whereas mini Anganwadi workers are only paid 6,500, sir. Moreover, facilities like summer holidays for 15 days are given to the regular Anganwadi teachers, but many Anganwadi workers are not entitled for such facilities, sir. So my request to the Honorable Minister is that equal pay should be given to many Anganwadi workers for equal work and other facilities which are entitled for a regular Anganwadi teacher, sir. Should also be given to many Anganwadi workers, and their jobs should also be regularized for ESI and PF pensions, and may also be paid to them. Thank you, sir. श्री सुब्रत पाठक, श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह। धन्यवाद सभापती महोदय। महाराष्ट्र राज्यातील अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाज बांधवांनी लाखोच्या संख्येनं आरक्षण मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी मोर्चे काढले, आणि ज्याच्यामुळं राज्य सरकारनं सर्व कायदेशीर बाबीची पूर्तता करून व सर्व कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून मराठा समाजाला 2018 साली शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिलं। अध्यक्ष महोदय, हे दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं सुद्धा त्या ठिकाणी वैध ठरवलं, पण दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टानं या आरक्षणाला त्या ठिकाणी स्थगिती दिली। माझी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती आहे की तामिळनाडूमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळेस केंद्र सरकारनं शपथपत्र त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये देऊन की आरक्षण हा विषय राज्याचा आहे आणि राज्य त्या ठिकाणी ते आरक्षण देऊ शकते, अशा पद्धतीनं त्या आरक्षणाला सपोर्टिव्ह शपथपत्र केंद्र सरकारनं दिलं होतं। तशाच पद्धतीचं शपथपत्र ह्या आरक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टामध्ये द्यावं, जेणेकरून जी स्थगिती त्या ठिकाणी या आरक्षणाला लागलेली आहे ती स्थगिती त्या ठिकाणी उठवली जाईल आणि लाखो मराठा समाजातली या युवकांचं भवितव्य जे की आज आदांतरी आहे ते त्या ठिकाणी सुखकर होईल। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार जी, श्री सुशील कुमार सिंह, श्री मुकेश राजपूत। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। महोदय, आपके माध्यम से मैं भारतीय रेलवे के अति व्यस्ततम नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भार कम करने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात को देश की राजधानी दिल्ली एवं कलकत्ता व पूर्वोत्तर भारत को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने हेतु उत्तर मध्य रेलवे के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज जंक्शन को यदि एक नए रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए, जिसकी लंबाई मात्र 53 किलोमीटर है और इसका सर्वे भी हो चुका है, तो नई दिल्ली से अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद होते हुए एक छोटा सुगम मार्ग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए मिल जाएगा, जिससे नई दिल्ली कानपुर के मध्य अति व्यस्ततम मार्ग का भार और भी कम हो जाएगा। अतः माननीय आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि कासगंज और अलीगढ़ के बीच का 53 किलोमीटर का रेल मार्ग नया बना दिया जाए, जिससे कई जनपदों का हमारी लोकसभा के साथ साथ में कम से कम 7 लोकसभाओं को और भी इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री राजमोहन उन्नीथन जी, श्री मोहन भाई कुंडारिया जी। मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारत का नमक का उत्पादन 80% सौराष्ट्र गुजरात में होता है। वो नमक का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। इसके लिए
पूरा गुजरात से नमक उत्पादक लोगों को यहाँ जयपुर आना पड़ता है और जयपुर मुख्यालय का अधिकारी को गुजरात सौराष्ट्र में आना पड़ता है, इसलिए उसको स्थानांतर करके मोरबी में मुख्यालय करना चाहिए। ने अगर पहले भी इसको मुख्यालय को स्थानांतर करने के लिए प्रयत्न हुआ था, वो विफल हुआ है। तो बाद में मैं वाणिज्य मंत्रालय को आपका माध्यम से विनती करता हूँ कि राजस्थान जयपुर से नमक का मुख्यालय गुजरात में सौराष्ट्र में हो, इतना कार्य करने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। श्री मणिकम टैगोर। Thank you, Chairman. I'd like to request for your attention the government for encouraging the exporters to fight the global competition from Chinese, Vietnamese and other exporters. Exporters are issued MEIS incentive, that is Merchandise Exports Incentive Scheme, which ranges from 3 to 7% of their FOB value of exports. Indian exporters take this payable incentive into an account while quoting to their foreign customers. Safety matches in exporters from my constituency get 3% incentive under this scheme. Unfortunately, MES scheme has been put on hold for the exporters made from the last quarter 2019 to 20 up to December 2020. This has put all the exporters on the red side of the financial fund flow. It is requested that MES incentive should be issued to the exporters without any further delay so that exports doesn't fall further, which has already been affected by the COVID pandemic. MES incentives has been discontinued and has been replaced with a new incentive called RODTEP, Remission of Duties, Tax and Exported Products. This has been put in effect from all the exports from 1st January 2021. Unfortunately, this scheme has been not clearly been notified. Therefore, the industry is getting confused. I would like to request you, the rate of incentive under this scheme has not been spelled. The products to be covered under this scheme is not been spelled. All the exporters are worried and they are not able to quote their foreign customers as they don't know what will be their input on the RODTEP incentives. Exporters of safety matches doesn't know that what will be the rate of the incentive under this new RODTEP scheme. Therefore, I like to request through you, sir, to the Honorable Commerce Minister to help the safety matches exporters and other exporters from Sivagasi and Virudhunagar to solve this issue. Thank you so much, sir. श्री सुब्रत पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लाना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, दिल्ली विश्वविद्यालय भारत प्रीमियर संस्थाओं में से एक है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण पिछले कुछ वर्षों में बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। सन 2006 से अभी तक विश्वविद्यालय में नए शिक्षकों की बहाली लंबित है। लगभग 8000 शिक्षक तदर्थ आधार पर 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सन 2019 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय में EWS कोटा के कार्यान्वयन में कुछ विसंगतियों के कारण सारे सीट अभी तक खाली पड़े हैं। मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर 2019 को दिए गए स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अराजकता के कारण 1 वर्ष तक लगातार लगन के साथ काम करने के बाद शिक्षकगण अपने वेतन के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय UGC ने 15 महीने बाद भी आज तक अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया और दूसरे पर आरोपण करके शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहां तदर्थ शिक्षकों के मामले में मंत्रालय के दिशा निर्देश को महाविद्यालय ने अविलंब पालन कर लिया, वहीं विश्वविद्यालय ने दरकिनार कर स्वायत्तता का राग अलाप रहा है। परिणाम स्वरूप साल भर सेवा देने के बावजूद कुछ तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। कई वर्षों तक सेवा देने के बाद कई शिक्षक आज 2 वक्त के भोजन को मोहताज हो गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में अनियमितता का ये आलम है कि जहां उसी विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में सभी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के वेतनमान मिल चुके हैं, वहीं विश्वविद्यालय में तदर्थ शिक्षकों को ये अभी तक नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां शिक्षक समाज का आईना होता है, वहीं विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उचित कार्रवाई करके दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के राजसमंद में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील, जो एशिया की सबसे बड़ी झीलों के अंदर शुमार है, 2 नंबर पर आती है,
और सभापति महोदय, 9 चौकी जहाँ पर संगमरमर के पत्रों पर संस्कृत में लिखे हुए शिलालेख के संरक्षण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस राजसमंद झील को इसकी बराबर क्षमता के अनुरूप भरने के लिए योजना बनाने की मैं मांग आपके माध्यम से करता हूँ। ये इसको लेके वहाँ राजसमंद में आंदोलन भी चले, क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और राजसमंद में मीठा पीने का पानी का सिंचाई का अगर कोई बड़ा साधन है तो ये राजसमंद की झील है। गोमती, केलवा तथा ताली नदियों पर बांध बनाकर 7 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी तथा 55 फीट से अधिक गहरी इस कृत्रिम झील के लिए खारी फीडर की चौड़ाई बढ़ाई जाए व इसको पर्यटन के रूप में भी उभारने के लिए प्रयास किए जाए। झील के भराव क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। जहाँ अतिक्रमण हो गए बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी अतिक्रमण हटाने में सरकार नाकाम रही है। इस बांध से सिंचाई के लिए जो कच्ची नहरें हैं उन्हें पक्की की जाए तो ये राजसमंद के लिए बेहतर होगा। समझ महोदय, एक प्राकृतिक जो बाव क्षेत्र है इसके अंदर मार्बल उद्योग जो राजसमंद के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मार्बल नगरी भी उसको कहते हैं, मार्बल उद्योग का वेस्ट व खनन की गतिविधियां हैं उनको भी रोका जाए। समझ महोदय, वहाँ जमीन के अंदर पीने का पानी एक ही विषय उठाना होता है। एक मिनट साहब, जो आपने सूचना दी है वो आप उठा चुके हैं। अच्छा बात बोल रहे हैं आज। जो आप विषय सूचना दिया वो उठा चुके हैं। तो पूरी देर कब उठाई? आज ही अगली बार उठाइए, कल उठा दीजिए। वापस उठाऊं? एक मिनट साहब, बात तो पूरी करने दो। मैं कह रहा हूँ राजसमंद झील के संरक्षण के लिए आप राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें। पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ नौकायन से लेके सारी वो हो जहाँ ऐसे ही बात आप ये भी जब मेरा समर्थन करें तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि राजसमंद की जो प्रमुख समस्या पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, झील का संरक्षण करने के निर्देश जारी करें। बहुत अच्छा। ऐसे धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं देश के वैसे लाखों गरीब लोगों के एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, गृह विहीन भी हैं, कोई घर नहीं है, ना उनके पास कोई 2 चक्के या 4 चक्के सवारी है। ऐसे लाखों लोग देश भर के विभिन्न जेलों में बंद हैं कैदी के रूप में। छोटे मोटे अपराध में वो बंद हैं। जिन मुकदमों में 7 साल से कम की भी सज़ा है और जो जमानतीय धाराएं हैं उनमें ऐसे लोग बंद हैं। बहुत बार न्यायालय से उनको जमानत भी मिल जाता है या उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, लेकिन चूँकि जमानत के लिए उनके पास अपनी कोई लगान रसीद, घर की रसीद, कोई 4 चक्का सवारी का ओनरशिप नहीं होता, तो वैसे लोगों को जमानत मिलने के बाद भी जेल से छूटने में परेशानी ही नहीं है। ये कानून ऐसा प्रावधान है कि ये मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के वैसे लाखों गरीब लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, सवारी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, जो जमानत के रूप में वो प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जेल से छूटने के लिए एक जब बेल हो गया तो बेलर चाहिए, दूसरा कोई उनका बेलर बनने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरा कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन की रसीद उनके लिए देने को, जमानतदार बनने को तैयार नहीं होता। तो कानून में ऐसा बदलाव यदि करना आवश्यक हो तो करना चाहिए। छोटा मोटा अपराध जैसे किसी से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी या छोटा मोटा झड़प, आपसी बाताबाती हो गई, 323 का केस है, 324 का केस है, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जो हीनियस क्राइम की श्रेणी में नहीं आते, वैसे गरीब लोगों की जमानत के लिए कि वो जेल से छूट सकें, कानून में बदलाव किया जाना चाहिए और ऐसा प्रावधान हो कि वो लोग छोटे मोटे अपराध से बाहर निकल सकें जेलों से। धन्यवाद, आपने मुझे नितेश गंगादेव जी। Thank you, Speaker, sir, for allowing me to speak in the Zero, sir. Sir, the families residing in Gungitipada and Kamli Bazar of Samalpur town of a parliamentary constituency dates back to the pre-independence era. As per the records,
the then king of Patnagarh had allowed these families to settle in the above said localities for performing Gandu Baja, the traditional drum beating before famous deity Ma Samleshwari. Sir, the government of Orissa has taken decision recently to develop extension proposal of Samleshwari temple in the model of Lord Jagannath temple in the of Puri. Sir, I am not at all against the extension and beautification of Samleshwari temple, but the rehabilitation of the displaced families should be looked into. The government of Orissa should provide them pakka houses with ownership rights to the displaced families in the Sambalpur town with other basic facilities like electricity, water supply, toilets, and provide at least one member of the displaced family in the trust, a job in the trust of the Samleshwari temple. Thank you, sir. डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं मेरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के करौली धौलपुर जिले के धौलपुर जिला मुख्यालय पर शहर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जीटी रोड गुजरता है। शहर से ऊंचा उठाकर बनाया गया यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह शहर को 2 भागों में बांटता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ऊंचा उठाने हेतु निर्मित पुलियाओं से शहर के मुख्य रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, जिससे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर दूसरी तरफ जाने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अतः धौलपुर शहर के मध्य नेशनल हाईवे 3 को ऊंचा उठाने हेतु 3 पुलियाओं को आपस में जोड़ते हुए धौलपुर शहर के मुख्य चौराहों को आवश्यकतानुसार चोपड़ा मंदिर चौराहे पर बड़ा एक अंडरपास, गुलाब बाग चौराहे की तरह मचकुंड चौराहे पर एक बड़ा ओवरब्रिज का निर्माण और धौलपुर चौराहे मचकुंड चौराहे पर धौलपुर शहर की जनता हेतु अति आवश्यक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन का बना हुआ है, जो वर्तमान की आवश्यकता अनुसार कम पड़ता है। अतः मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आगरा से लेकर धौलपुर और ग्वालियर तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो 4 लेन का है, इसको 6 लेन का बनाकर मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को मुझे अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा जी। Thank you, Speaker Sir, Honorable Speaker Sir. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Home Affairs through Sir towards the need to establish a new Indian Reserve Battalion at Arupnalli in Davangere Parliamentary Constituency in Karnataka, sir. The Karnataka State Reserve Police is playing an important role in the maintenance of law and order in the state of Karnataka. The present strength of 11 KSRP battalion in the state is insufficient to tackle the law and order problem if arise and curb Naxal and terrorism activities. Therefore, the Karnataka government has requested for one more Indian Reserve Battalion at Arupnalli in my Davangere Parliamentary Constituency. As per the above proposal, the battalion with headquarters at Arupnalli in Davangere Parliamentary Constituency, which is my parliamentary constituency, is communal sensitive place in serious communal rights have taken place in the past. The said proposal is pending with the Ministry of Home Affairs since September 2016. Our Honorable Chief Minister and also written several letters to the Honorable Minister of Home Affairs, but the proposal is still pending. Keeping in the above in view, I urge upon the Union Government through you kindly consider the proposal of State Government of Karnataka, the establishment of new Indian Reserve Battalion at Arupnalli in Davangere Parliamentary Constituency at the earliest. Thank you, sir. श्री भरत रवि मेहता जी। Sir, last evening you were in the chair and you had allowed me to speak on the Mahanadi river water dispute. And as it has been listed today, so I'm just putting forth that issue in a different perspective. ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में कई सारे बैरेजेस बन गए महानदी अपस्ट्रीम ऑफ हीराकुद रिजर्वर। आज हालत ये है कि वहाँ 6 फीट नीचे आ गया जल स्तर। ये है मार्च महीने में अगर रिजर्वर का जल स्तर 6 फीट नीचे आ जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगले अप्रैल, मई और जून महीने में बारिश आने तक जुलाई में क्या हालत होगी। और क्या हालत होगी हमारे 15 डिस्ट्रिक्ट में महानदी सिस्टम में जो इरिगेशन होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में तो अलग सोचिए, वो अलग बात है।
वो कम करा जा सकता है सरकार की तरफ से। पर इरिगेशन और वाटर रिचार्ज जो होती है नदी में अविरल धारा बहने से, और ये अगर रुक जाए तो क्या हालत होगी उड़ीसा में इस साल। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और उड़ीसा सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को ये बात भी चेताया। आज ये स्थिति आ गई कि पिछले साल जब काफ़ी बारिश हुई तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द लोअर स्ट्रीम, स्पेशली टू हीराकुद रिजर्वर, no information was given, but there was a situation arose as if there is a flash flood. It was very methodically managed. So in that respect, I would only urge upon the central government to impress upon the Congress government of Chhattisgarh कि इसके लिए एक व्यवस्था किया जाए कि आपस में बातचीत करके पानी की व्यवस्था करा जाए, और नॉन मानसून सीजन में जैसे अविरल पानी आना चाहिए हीराकुद रिजर्वर को, वो आने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार के ऊपर कि वो इम्प्रेस करे छत्तीसगढ़ सरकार को कि जल्दी से जल्दी पानी छोड़े। धन्यवाद सर। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से इस सदन में सरकार का ध्यान डॉक्टर्स पर देश में हो रहे वायलेंस, असॉल्ट, संपत्ति के नुकसान एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हो रहे दुरुपयोग की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेरी स्पेशलिटी सर्जरी है, इसलिए मैंने बहुत करीब से देखा एवं महसूस किया है कि आज पूरे देश में डॉक्टर्स अपने को जोखिम में डालकर भयपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं, और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एवं उनके संपत्ति का नुकसान एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दुरुपयोग। महोदय, चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने द बिहार मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट रूल लागू किया है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से डॉक्टर को अलग किया जाए एवं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के लिए सख्त कानून बनाकर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए, जैसा कि कोरोना पेंडेमिक में किया गया था। उसी तरह के कानून लाकर एक्ट बनाया जाए ताकि हमारे डॉक्टर्स भय मुक्त होकर अपने मरीजों की सेवा करने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर हो सके। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे बात कहना चाहता हूँ। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे की लत से पीड़ित है। शराब के सेवन से मानव के विवेक के साथ सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सरकार इन पीड़ितों को नशे के चुंगल से छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाती है। शराब और गुटखे पर रोक लगाने का प्रयास करती है। नशे के रूप में लोग शराब, गांजा, जर्दा, ब्राउन शुगर, कोकीन, स्मैक आदि मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग भी नशे की लत से पीड़ित हैं, जिससे समाज में अपराध और गैर कानूनी हरकतों को बढ़ावा मिल रहा है एवं उनके सेवन से जन और धन की हानि हो रही है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी जन हानि हुई है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक नया नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री नरेंद्र कुमार जी। जी धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक संस्थान खुलवाना चाहता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल न केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विश्वविख्यात है। वर्तमान में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राजस्थान के कार्मिक बहुत ही सक्रिय रूप से देश की रक्षा के लिए योगदान में रहे हैं एवं जरूरत पड़ने पर विभिन्न अभियानों में सक्रिय योगदान देते हुए अपने प्राणों का भी न्यौछावर किया है एवं देश की अखंडता एवं अक्षुण्णता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वर्तमान में काफ़ी संख्या में पेंशन धारक शहीद परिवारजन राजस्थान में निवास कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के माउंट आबू एवं जोधपुर के प्रशिक्षण संस्थान एवं अजमेर में ग्रुप केंद्र, जयपुर में बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय स्थित है। राजस्थान के विस्तारित क्षेत्र को देखते हुए भारत की उत्तरी सीमा से सटे इस राज्य के अंदर स्थापित केंद्रीय पुलिस बल के अपनी सेवा एवं पेंशन सभी दस्तावेजों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस राज्य में शेखावटी क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, चूरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कोई भी ग्रुप केंद्र, बटालियन, संस्थान स्थापित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सबसे ज़्यादा संख्या में सैनिक कार्यरत हैं। झुंझुनू जिले के राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू जिले ने दिए हैं। इसलिए इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का केंद्र यहाँ स्थापित किया जाए और साथ ही इनको जाने के लिए सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली से जयपुर जाती है, जो सप्ताह में 3 दिन ही जाती है, उसको सप्ताह में रोजाना किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती प्रमिला बिशोई। हाँ, बुजुर्ग से हैं, बोलिए। जय जगन्नाथ। आज का सांसद विजु जनता दल प्रमिला बिशोई। समाज रे लिंगगत समानता हासिल करिबा पाई महिला मानकर आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थायी विकास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सामग्री भावे अर्थनीतिर विकास रे महिला माने प्रमुख योगदान करती। केवल कृषक किंवा खाद्य शस्य उत्पादन रे भावरे नुहे, प्राकृतिक संपदर परिचालना सफल उद्योगी भावरे ओ सेवा प्रदानकारी भावे महिला मानक अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ओ अतुलनीय। अनुसंधानरू जना पड़ी जे विश्व स्तर रे महिला माने पुरुष मानक अपेक्षा 2.6% अधिक अनादाय यत्न एवं घरोई कार्य करुथांती। आहुरी मध्य महिला माने सशक्तिकरण हेले परिवार संप्रदाय एवं देश रे एक स्वस्थ समाजर गठन होई पारिबो। सार प्रसंग को दृष्टि रे रखी आपणक माध्यम रे मु मान्यवर केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री को अनुरोध करी जे अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायकारी मासिक पारिश्रमिक अति कम सर्वनियम मजूरी निश्चित करांतु। मु जणे महिला होइथिबारु माननीय मंत्री को गंभीरता तार सह विचार करी उपयुक्त कार्य अनुष्ठान ग्रहण करने को अनुरोध करुछि। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। सुश्री आगाथा संगमा जी। हाँ, प्लीज। Yes, sir. Sir, India is home to about 19,500 languages and dialects, and about 200 of them are facing the threat of extinction. According to the UN, sir, every 2 weeks, a language is getting extinct, and therefore the 21st of February has been declared as Mother Language Day, International Mother Language Day. So my mother language is Garo, and it is spoken by over 9,36,496 people according to the 2011 census. So Garo is also an associate official language in Meghalaya. Garo has a very rich oral and written literature. Recognizing this richness, of the language of both Garo and Khasi, on the 27th of November 2018, the Meghalaya Legislative Assembly unanimously passed a resolution urging the Centre to amend the 8th schedule of the Constitution and to include Garo and Khasi language. In the same manner,
Archit Literature Society, which is in line with the Sahitya Sabhas of other states, have also given a memorandum to the Government of India urging it to include Garo language into the 8th schedule of the Constitution. So we have received a recognition from the government that this memorandum has been received. But beyond that, there has been no other communication to us. And therefore, sir, on behalf of my people, on behalf of everybody who has been requesting this, the government of Meghalaya, I would request you, through you, for the government to consider this and to include Garo and Khasi language into the 8th schedule of the Constitution. Thank you, sir. श्रीमती गौतमी साय, गोमती साय, सॉरी, श्रीमती गोमती साय, हाँ उधर, जी जी प्लीज। महोदय जी, जय जोहार। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के जिले जसपुर की समस्या से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। जिला जसपुर का बगीचा सन्ना मनोरा पहाड़ी करवा क्षेत्र है, पाट एरिया है, क्षेत्र में आता है, जहाँ बहुत आदिवासी समाज निवासरत करते हैं। हमारे पहाड़ी पाट क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। कैलाश गुफा, राजपुरी, जलप्रपात, रानीदा, दनगरी, वाटरफॉल, पंडरापाट जैसे बहुत ही अच्छे पर्यटन जगह बन सकता है। परंतु पूरे पाट क्षेत्र में बॉक्साइट खनन हेतु सर्वे चल रहे हैं। साथ ही पाट क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है। बॉक्साइट के खनन से पाट की प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो जाएगा। साथ ही आदिवासी भाइयों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि जसपुर जिले पाट क्षेत्र में बॉक्साइट खनन पर रोक लगाई जाए और पर्यटन स्थल को बढ़ावा दी जाए। धन्यवाद। श्री गजानन कीर्तिकर जी। सर, respected speaker, I sincerely thank you that giving me this opportunity. Sir, it is learned that the Central Defense Department is planning to establish NCC Ocean Sea training centers in some seashore districts of the country. The department is going to impart defense-related training to 1 lakh students annually. The students from Maharashtra districts would be much benefited if chosen for such centers. The fisherman community is mostly staying near seashore and they have adventure spirit by inheritance from generations to generation. The students